इसके बाद में अगली टाइम पे आते हैं हम स्कोप प्लानिंग। स्कोप प्लानिंग एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम एक टर्म की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हम हमेशा पूछते हैं ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये स्कोप प्लानिंग का हिस्सा है। तो इस प्रोसेस में हम जब बोलते हैं स्कोप प्लानिंग में, यानी स्कोप यानी हम करना क्या चाहते हैं, what exactly we wanted to do, that is what we call as a scope। तो स्कोप में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, we have to define the scope, डिटरमाइन करना पड़ेगा स्कोप को, और उसको प्रॉपरली we have to document that scope, and that is what during this process you will be able to write down your abstract। जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो इस प्रोसेस में लिखा जाता है कि वी विल डिटरमाइन एंड डॉक्यूमेंट द प्रोजेक्ट स्कोप। It is the definition of all the work needed to successfully meet the project objectives। So here we have to define then objectives as well। Okay, deliverables must be described in a sufficient low level of details, be as specific as you can। So whenever you are defining a scope, you are to define deliverables as well, and these deliverables, I said multiple times, I said even now, even I am saying that these deliverables need to be precisely defined, one thing, and the other thing is they should be, so that we have to do in project। When we define the scope, we have to be very carefully, we have to be very precisely and as micro as can, as micro as जितना छोटा छोटा डिटेल्स में कि हमको ये करना है, हमारा ये आउटपुट है हमारा। वी शुड, देखो क्या आएगा, बड़े बड़े चीज करके अगर आप सोचोगे मुझे करना है, दैट इज व्हाट आई सेड। आप जब मैनेजमेंट करने जाते हो, आप जब कंस्टेंट की बात करोगे तो देर इज अ स्कोप, देर इज अ टाइम एंड देर इज अ कॉस्ट। दिस थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व। आप स्कोप जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही कॉस्ट बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। आप कॉस्ट कम करते जाओगे, आपका स्कोप अफेक्ट होएगा, टाइम में जल्दी होएगा। आप अगर टाइम कम करना चाहोगे तो आपका स्कोप अचीव नहीं हो पाएगा, आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा। सो ये चीजें, दीज थिंग्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, दीज थिंग्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, दैट्स व्हाट वी शुड ऑलवेज। ओके, अब इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, तो एक बार ये हो गया, अपना डिफाइन कर लिया, तो वेर एवर पॉसिबल द स्कोप स्टेटमेंट शुड इंक्लूड हाउ द रिजल्ट विल बी मेजर्ड, so you and your sponsor will know the certainty whether the part of the scope has been achieved or not। अब यहाँ पर कैसा है, ये बड़ी बात है, यहाँ पे हम लोग श्योर है कि हम लोग ये चीज अचीव ही कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ये चीज, ये हम अंदाज नहीं लगा सकते कि हम इतने टाइम के बीच में ये चीज अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने स्कोप क्लियरली डिफाइन कर दिया तो कल चल के हम, हमारे पास में हमारे गाइड या हमारे जो आगे के टीचर्स है, हमारे एचओडीज है, हमारे जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग बता सकते कि नहीं ये चीजें पॉसिबल है कि नहीं है, वो हमें इस काम में हमारी मदद कर सकते हैं। उसके बाद की जो अगली चीज है दैट इज स्कोप इनपुट्स। ओके, अब अगर हम आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने अगले शीट में ना स्कोप, एक किस तरीके से स्कोप डिफाइन किए उन्होंने, देखो यहाँ पे नॉट मेजरेबल स्कोप डिफाइन किया, अ न्यू रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये स्कोप किसी ने बता दिया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है भैया, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दिस इज नॉट मेजरेबल स्कोप, दिस इज इम्प्रॉपर स्कोप। मेजरेबल बनाना तो उसको कैसा बोलना पड़ेगा, विद द न्यू सिस्टम student will be able to register for class using a browser or a smartphone। तो specifically you said that किसके लिए बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वी आर मेकिंग इट फॉर द स्टूडेंट्स। किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि वी वांट देम टू रजिस्टर फॉर क्लासेस, और किस चीज से लेके बनाने हैं, तो ब्राउजर और स्मार्टफोन पे। तो अगर इसमें से अगर आपको अचीवमेंट चेक करना है तो आपने ये अचीवमेंट भी आपका इस तरीके से क्लियरली चेक हो जाएगा। तो इसलिए जब आप वो बोलते हैं ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करो, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना ही स्कोप के अंदर का भाग है। तो हम यहाँ पे द सिस्टम विल बी फास्ट, response time will be under 1 second। So this is, we should not be vague terms, we should not use vague term when we talk about scope, we have to be specific, we have to be measurable। तो यानी वो जो स्मार्ट वाली बात होती है ना, स्मार्ट सुना है ना तुमने,
मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग SMART की बात करते हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, है ना, SMART। ओके, तो ये चीजें होती है, समझनी चाहिए। तो दिस इज वन एग्जांपल विच आई शेयर्ड विथ योर स्लाइड, कि यहाँ पे आपको पता चले कि क्या चीज होती है। अब बात होती है स्कोप प्लानिंग की, तो हमने इसकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की बात करें। ये स्लाइड में हमने वहां पे डिफाइन स्कोप किया, आपने स्कोप किस तरीके से डिफाइन करना है वो बात करी हमने। हमने वहां पर ये सीखा कि स्कोप जब डिफाइन कर रहे हैं तो हमने जितना हो सके उतना स्पेसिफिक होना है, मेजरेबल रहना एंड स्मार्ट रहना है। इन ऑल टोटल वी हैव बी SMART। आप गूगल सर्च करो SMART का क्या फुल फॉर्म होता है। तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होती है, जैसे मैंने बताया, टेक्निकल, हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट में फंक्शन क्या रहेंगे वो हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होनी चाहिए, फिनेंशियल, हमारा खर्चा कितना होने चाहिए, और इसके बाद में ये भी मेजर हो सकता है कि ये भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में आता है। दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड काइंड ऑफ थिंग्स एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये सब अचीव हो रही है। उसके बाद में जब हम स्कोप डिफाइन कर रहे हैं तो वी हैव टू हैव इनपुट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, बराबर है। तो आपको जब स्कोप जब डिफाइन कर रहे हो तो आपको स्टेक होल्डर से इनपुट लगेंगे, तो उस वक्त आप कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो। यू गो फॉर इंटरव्यूज, यू कैन talk up in a focused group, you can create people with a focused group and create a kind of discussion environment, then facilitate groups, then you can have group creativity techniques also can be performed, जैसा brainstorming जो अपन ने किया था, okay, mind map वाली, or questionnaires with surveys. So these are various kind of activities can be performed and which will help us for getting input from the stakeholders, so that we will be able to properly define our properly मैनेज अवर स्कोप। ओके, बाद में इनपुट सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, पैसे देने वाला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो मैनेज करने वाले लोग हैं, वो स्ट्रेटेजिक प्लान जो भी हमारा बनाएंगे हम, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनपुट सोर्स फॉर अस। देन कस्टमर्स, कंपिटिटर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, then the suppliers from wherever we are taking material, those people are also important, and then regulations, if we are making any project which involves जैसा फूड वाला है प्रोजेक्ट, तो दैट इन्वॉल्व्स रेगुलेटरी बॉडी सच एज फिकी, हमको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें है, रेगुलेटरी बॉडीज है, ये सब इनपुट सोर्सेस होते हैं जो हमारे को पता होने चाहिए। तो इसके बाद में आते हैं हम, हमारा अगला जो सेशन है वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओके, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला आपको कि WBS आपको क्रिएट करना है, और आपका WBS जितना अच्छा बनेगा, आपका जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो बनेगा, दिस इज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनेगा तो हमको पता चलेगा कि हमको एग्जैक्टली काम क्या करना है। तो आप अगर देखोगे वर्क बाउंड स्ट्रक्चर में, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आउटपुट्स, we have to identify activities required to deliver the output, divide those activities into sub activities, and we may further divide them into task and subtask, but it should be in hierarchical patterns, हायरार्की में होने चाहिए। मतलब सबसे बड़ा काम ऊपर, उससे छोटा काम उसके नीचे, उससे छोटा काम उसके नीचे, उससे छोटा काम उसके नीचे, उससे छोटा काम उसके नीचे। यानी अगर आपको, आपने बोला कि मेरे को पीसीबी चाहिए, तो फिर पीसीबी के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। आपने बोला मुझे किट चाहिए, तो किट के लिए आपको सर्किट लगेगा, उसके बाद में आपको क्या लगेगा, पीसीबी बनानी पड़ेगी, पीसीबी डिजाइन के बाद में उसकी सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, एसएमडी है कि क्या है, वो सब आपका डिफाइन होना चाहिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, क्योंकि आप ये काम बांटने वाले हो आपस में, तू ये करेगी तू वो करेगी। इससे अचीव क्या होगा ना, हमारा प्रोजेक्ट हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे, हमारे आपस में झगड़े नहीं होंगे। नहीं तो उसने ये काम ही नहीं किया, उसने ये काम ही नहीं किया, नहीं, एक बार अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन हो गया तो अपन बोलेंगे, वहीं पे हम देख सकते हैं ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है। समझ में आ रही ना बात। तो अगर हम इसी को, और वहां पर हम स्टार्ट और एंड डेट भी डाल देंगे कि भैया तेरे को ये काम इतने दिन में करना है, तेरे को ये काम इतने दिन में करना है, अगर वो नहीं करता है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली। और इसके लिए अपन ने क्या देखा कि ये जब रिफ्लेक्शन लास्ट में नहीं देना है, तो जो वो लोग जो जिसका हमारे प्रोजेक्ट में पावर ज्यादा है, जिसका हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है, जिसका हमारे प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन ज्यादा है,
जिसका हमारे प्रोजेक्ट में थ्रेड ज्यादा है। इस तरीके से अपन ने देखा पहले स्लाइड में, इसके पहले की स्लाइड में, कि कैसे अपने को ये चीज मैनेज करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वहीं पे काम आएगा। यानी कि अगर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसको खुला हमारे को शुरुआत में कर देना है, लास्ट तक खींच के नहीं लेके जाना है उसको। उसको जैसा यहाँ पे प्रोजेक्ट गाइड है तो मॉनिटर कर रहा है आपका परफॉर्मेंस, आपको प्रोजेक्ट गाइड के सामने वो इनिशियली स्टार्ट लेवल पे दिख जाएगा। तो इसमें क्या आएगा कि किसी की चुगली करना या बात करने की बात नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होगा, you have a clear defined structure, and as per that structure there is a start date, there is a end date, and the name of a person has been mentioned, and that person should have to complete that work within the specific time. तो हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, WBS जिसको बोला जाता है। We have to list the project outputs, we have to identify the activities, and we have to divide that activities into subtasks, sub activities, task and subtasks in a hierarchical pattern, and then identify the deliverables and milestone of each task. हर एक टास्क में आपको डिलीवरेबल क्या है, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है हर एक टास्क का, वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी हैव टू क्लियरली मेंशन एंड वी हैव टू मेक माइलस्टोन्स, दोज एज माइलस्टोन्स। तो ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। दैट विल हेल्प यू कि आपका प्रोजेक्ट का गति कितना है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। यू विल बी एबल टू से दैट कि हाँ मेरा ये माइलस्टोन था, ये मेरा 50% काम हो गया, यहाँ मेरा 30% काम हो गया, यहाँ मेरा 20% काम हो गया। तो दैट विल help you in saying, in able to properly say that। क्योंकि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में आपने देखा, आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में स्टार्ट और एंड डेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वो इस तरीके से WBS अपने भी हेल्प करेगा, जहां से अपन बता सकेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा कहाँ खत्म होने वाला है। ओके, अब जब हम WBS बना रहे हैं तो वी शुड नॉट हैव टू फोकस ऑन सीक्वेंस। Okay, we should not have to focus on sequence. Only thing what we have to consider is it should be hierarchical. Hierarchical मतलब आपको एक काम पूरी लाइन में रखना है। ओके, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, इसके एग्जांपल डाला हुआ है। ये देखोगे आप एग्जांपल, तो ये किस चीज का, एक रूम क्लीन करना है। अब आप देखोगे तो 0.0 क्लीन रूम, दिस इज द मेन टास्क। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ओके, अगेन 4.0 लिख दिया गलती से, शायद इट शुड बी 5.0। मॉप फ्लोर, डस्ट, वैक्यूम, पिचअप फ्लोर एंड क्लीन कर्टन, दीज आर द एक्टिविटीज। अब मॉप फ्लोर को उसने सब एक्टिविटीज में डिफाइन किया है, तो 1.0 नाम रखा था, इसका 1.1, 1.2, 1.3 नाम रखा। तो nomenclature also need to be properly followed. This is an example which you can see that numbering plan how it has been followed there. तो बाद में get mop and bucket out, mix cleaner with water in bucket, rinse out bucket and mop. So every activity you have to list it down in this manner. अब इसके बाद में का जो स्लाइड है आपको मैंने यहाँ पे ये दिखाया, आप देख सकते हो स्लाइड तो आपके साथ शेयर की हुई है। स्कोप स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि स्कोप प्रोजेक्ट का नाम होता है, प्रोजेक्ट का चार्टर होता है, स्पॉन्सर, ओनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेक होल्डर्स के पूरी डेफिनेशन उसमें होती है। और आपका जो इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें दिखाया जाता है। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें आता है क्योंकि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी अपलोड करना है। ओके, तो आपको यानी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स क्या है, प्रोजेक्ट का एक्सक्लूजन्स क्या है, माइलस्टोन्स क्या है, कॉस्ट एस्टिमेट क्या है, ये सब आपको करना है। अभी हमारा सेशन चालू नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम है कि हम ये भी कर सके। ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमें अभी क्या भी करना है, और क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, आज हमारे पास में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार होगा तभी हम इसके बाद की सेशंस कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा है शेड्यूल मैनेजमेंट, ये सेशन हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में इतनी चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो आज के जो सेशन में अपन ने 12 स्लाइड देखी है, 12 स्लाइड में आपको क्या करना है, आपको 2 असाइनमेंट मिलते हैं 12 स्लाइड में। और वो 2 असाइनमेंट कौन कौन सी है, तो पहली असाइनमेंट ये है कि हमको क्या तैयार करना है, अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार करके रखना है, और दूसरा हमारा स्कोप स्टेटमेंट भी तैयार रहेगा, और स्कोप स्टेटमेंट में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालना है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन?